हर एक जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। जानते हैं आप, आज इस शाम को लेकर के हमने कुछ महिलाओं को आमंत्रित किया है अपने इस ख़ास मौके पर। हमारे साथ आज डॉक्टर मनीषा शर्मा भी हैं, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं। साइकाइट्रिस्ट को हमने अपने इस शाम के लिए क्यों मुंतखब किया, ये हम डॉक्टर मनीषा शर्मा से ही जानेंगे। मनीषा शर्मा जी, सबसे पहले आप अपने बारे में ही बताइए। जी, नाम तो आपने बता ही दिया है। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड करंटली आई एम वर्किंग इन एबास हॉस्पिटल, जो कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जाता है और सभी मानसिक बीमारियों के लिए पूरा इलाज यहाँ पे मुफ्त किया जाता है। डॉक्टर मनीषा शर्मा, यू आर वेरी यंग, बहुत कम उम्र है आपकी। इतनी कम उम्र में जितना हमें आपके बारे में पता है कि आपने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं ताकि लोगों के बीच ये अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना डजेंट मीन कि वो पागल हैं। जनरली लोगों के पास यही एक वो रहता है कि क्यों हमें साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा जा रहा है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपको इतनी कम उम्र में चला लेने की या लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और क्यों आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए? क्योंकि मैं एक गिविंग एंड पर हूँ, जहाँ मैं लोगों का इलाज करती हूँ, उन लोगों का जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं, या उन लोगों का जिनके परिवार वाले इन बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें किसी तरह की मदद चाहिए। जब लोगों के बीच में अवेयरनेस ही नहीं होगी, जानकारी ही नहीं होगी कि उन्हें कोई बीमारी है, या मानसिक बीमारी केवल एक मानसिक परेशानी नहीं होती, ये ठीक उसी तरह जिस तरह किसी को शुगर हो जाती है, जिस तरह किसी को बीपी की इश्यूज हो जाते हैं, ठीक उसी तरह मानसिक बीमारी भी एक बीमारी होती है जिसका इलाज बिल्कुल संभव है। जो कि बहुत से लोगों को जब मैं पहली बार ओपीडी में बताती हूँ तो उन्हें बहुत अचंभा होता है और बिल्कुल जानकारी नहीं होती। यहाँ तक कि अगर एक शराब के नशे की भी बात की जाए तो ये समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये भी एक बीमारी है। शायद बहुत यहाँ पर बैठे कुछ लोगों को भी अचंभा हो, बट नशा करना भी एक लिमिट तक ही इंसान के हाथ में होता है, वो भी एक मानसिक बीमारी बन जाता है एक टाइम के बाद। तो जब तक उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी तो वो हम तक कैसे पहुँचेंगे। तो इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करते हुए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी होंगी, और जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी वो और भी साइकाइट्रिस्ट को फेस करनी पड़ती होंगी, जो कि इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बट बीइंग अ वुमन, एक महिला होने के नाते क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको उन प्रॉब्लम्स में? कि उनको, क्योंकि वो पुरुष हैं, पुरुष साइकाइट्रिस्ट हैं, इसलिए उनको कम ये चीज़ ये नहीं फेस करनी पड़ी, पर मुझे करनी पड़ी बिकॉज आई एम अ वुमन। ये डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी गांव के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुश्किल आ जाती है कि लोग आपके साथ रिलेट करें, क्योंकि आप एक वुमन हैं, वो आपको डॉक्टर की तरह ही कम एक्सपेक्ट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आप उन्हें बता भी दें तो अपने मन की बात, स्पेशली अगर कोई मेल जेंडर आके हमसे बात करते हैं तो अपने मन की बात खुल के हमें नहीं बता पाएंगे, या बोलेंगे कि हमें एक मेल साइकाइट्रिस्ट से बात करनी है, जो कि बिल्कुल संभव है, जिसके साथ वो कंफर्टेबल हैं वो कर सकते हैं। बट कई बार रिलेशंस, जो एक रैपो बनती है एक पेशेंट में और एक मरीज़ के बीच में, वो डेवलप करने में कुछ डिफ़िकल्टी आ जाती है, जिसपे एप्रिन पहन लेना मेरा बहुत साथ देता है पर्सनल लेवल पे। उसके साथ आपकी पहचान है जी, और पेशेंट्स के लिए ये पहचान एक मतलब कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रिश्ता बात करने से और कुछ बातें क्लैरिफाई कर देने से बन जाता है। बट हाँ, शुरू में बहुत मुश्किल आती है कुछ पेशेंट्स के साथ। ऐसे भी कुछ मौके आए होंगे कि जब पेशेंट्स ने या पेशेंट्स के घर वालों ने या उनके आसपास वालों ने आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के मुद्दे पर एक्यूज़ किया होगा? अवेयरनेस क्रिएट करने के मुद्दे पर अक्यूज़ नहीं किया, बट कुछ ऐसे शायद 3-4 गिनती के केसेस रहे होंगे जहाँ की पढ़े लिखे लोगों की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया उन्हें समझाना कि वाकई में कोई परेशानी है जिसे इलाज की ज़रूरत है। ख़ास करके माँ बाप के साथ। माँ बाप को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि उनका बच्चा, जो कि बहुत छोटा है, 17-18 साल की उम्र में, सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते अचानक से जब स्वभाव में कुछ बदलाव आते हैं और कोई एक गहरी बीमारी बनने की शुरुआत होती है, जिसे अगर उस वक्त रोक लिया जाए तो शायद आगे की दिक्कतें रुक जाए। तो यहाँ मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मैं उनको समझा पाऊँ कि आप प्लीज़ समय पर इलाज शुरू करें। बट वहाँ मुझे बहुत मुश्किल आती है
क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना, स्पेशली एक माँ के लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो शायद मेरा सबसे ज़्यादा टाइम अगर इन्वेस्ट होता है तो ऐसे केसेस में ज़्यादा होता है, और इनमें मुझे एक्यूज़ भी फील करवाया जाता है कई बार, ये कह के कि आप कैसे कह सकते हैं एक बार में ही बच्चे को देख कर कि वो मानसिक रूप से बीमार है या विक्षिप्त है। तो ऐसे केसेस में आप एक ओपन एंडेड उनको राय दे सकते हैं कि आप एक और ओपिनियन ले सकते हैं, 2 और ओपिनियन ले सकते हैं, आप समय दे सकते हैं हमें। ये कोई टैबू नहीं है, स्टिग्मा नहीं है, क्या पता इसे डायबिटीज़ हो जाती तब भी आप मान लेते। हमने कहा इसे एक मानसिक एक बीमारी के कुछ लक्षण हैं, तो ये नहीं कहूँगी कि मानसिक रूप से बीमार है, ये भी बहुत अच्छा लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। हाँ, वो सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता हो। मैं कभी कोशिश नहीं करती कि झूठ की चाशनी में लपेट के मैं उनको कहूँ, क्योंकि वहाँ एक मुश्किल आ जाती है। बाद में अगर किसी और डॉक्टर ने वही बात सीधी तरह से रखी तो शायद उनका वहाँ पे ट्रस्ट थोड़ा हिल सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीधी तरह से कहूँ, लेकिन हम एक सेंसिटिव तरीके से सही बात को रख सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं। आपके पास तो हर तबके से मरीज पहुँचते हैं जिन्हें साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। जी। मेल्स की तादाद ज़्यादा होती है फीमेल्स की? डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी के लिए वो आ रहे हैं। कुछ बीमारियां हैं जो कि फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, खास करके अगर आप रिएक्शन टू स्ट्रेस की बात करते हैं, देयर इज़ अ टर्म लाइक दैट। रिएक्शन टू स्ट्रेस का मतलब कि कोई अगर दुख के लम्हे आ जाते हैं ज़िंदगी में जिसमें समझ नहीं आता क्या करना है, तो हम सब ने महसूस किया होगा कि वी आर मोर इमोशनल। एज वेरी डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज, बट विमेन आर जनरली उनको एक शक्ति भी मिली है कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है एक साथ, जिसमें से इमोशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, असल में हथियार भी है। हाँ। और जिम्मेदारी है। हम जब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हम थोड़ा अंदर से लाइट फील करते हैं। तो जो ये इमोशनल रिएक्शंस हैं ये औरतों में ज़्यादा पाई जाती हैं आदमियों के कंपैरिजन में। आदमियों में भी होती हैं, बट वो इंटरनलाइज कर जाते हैं कई बार उन्हें, या किसी और रूप में कहीं और उस गुस्से को निकाल देते हैं या दुख को प्रकट कर लेते हैं। कई बार नहीं भी प्रकट करते हैं तो वो अंदर ही अंदर रख लेते हैं। लेकिन जो औरतों के रिएक्शंस होते हैं या उनकी जो इमोशंस में तब्दीलियाँ होती हैं वो थोड़ी कई बार कुछ में जल्दी भी आ जाती हैं, और कुछ मैंने बहुत ही रेजिलिएंट औरतें भी देखी हैं जो बहुत ही मुश्किलों से बिल्कुल चट्टान की तरह गुजर के भी बहुत स्ट्रांग रहती हैं, और बहुत एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं यहाँ पे इस वक्त। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था जनरलाइज करना बहुत ही गलत है, लेकिन कुछ बीमारियां आदमियों में ज़्यादा कॉमन है और कुछ बीमारियां औरतों में ज़्यादा कॉमन। क्या ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसे भी केसेस आपके पास रहते होंगे जैसा आपने अभी कहा कि चट्टान की तरह से गुजर जाती हैं और मतलब उस चीज़ को फेस कर पाती हैं? तो क्या ये पॉसिबल है? ऊपर से तो वो दिखाती हूँ कि हाँ हम मतलब बहुत मजबूती के साथ लड़ लेती हूँ, लेकिन अंदर कौन जानता है, अंदर से कमज़ोर होती हूँ। ये यहाँ पर मैं एक टर्म बताना चाहूँगी, स्माइलिंग डिप्रेशन, जिसमें कि क्या होता है कि चेहरे पे मुस्कान होती है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसमें छुपा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अंदर सब काम ठीक चल रहा होता है क्योंकि उन्हें करना होता है, कोई और ऑप्शन नहीं होता है। समाज की एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जिसके चलते ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ। कई बार मैंने देखा है कि हमारे देश की औरतें जिम्मेदारियों के चलते, दूसरों की खुशी के चलते, बच्चों की खुशी के चलते, पति की खुशी के चलते, माँ बाप की खुशी के चलते, अपनी खुशी क्या थी कभी, क्या उन्हें चाहिए था या अब वो क्या करना चाहती हैं, ये कहीं ना कहीं छुप जाती है, हो जाती हैं। जानबूझ के नहीं करती हैं, वक्त ही नहीं मिल पाता है, ऐसा वो बताती है मुझे जब वो आती है हमारे पास। और बहुत ही मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जो आके कहती हैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा पैरों में दर्द है, थोड़ा सा हाथों में दर्द हो जाता है, नींद नहीं आ रही है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत पूछने पर, कई बार पूछने पर और आने वाली विजिट्स में हर बार पूछने पर पता चलता है कि अंदर से टूटी हुई, ये जो अंदर का दर्द है ये शारीरिक रूप से बाहर आ रहा है। तो ये एक सिचुएशन मैंने ऐसे बहुत औरतें देखी हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं आजकल। अब उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि शायद फैमिली में जो सिस्टम हमारे बने हैं, विमेन एक्सप्रेशन बाहर तो छोड़िए, सोसाइटी में छोड़िए, फैमिली में विमेन एक्सप्रेशन की बहुत कमी है। तो एक ये चीज़ है, मुझे लगता है अगर हम घर से ही शुरू करें। तो मैं एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक अच्छी बैकग्राउंड से हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, और आपके घर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि लड़कों को पढ़ना चाहिए या लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, तो यू आर प्राउड टू बी अ वुमेन। जी। लेकिन फिर भी क्या इस सब के बीच में कभी कोई मोमेंट आपको ऐसा याद आता हो, क्यों
मैं लड़की क्यों हूँ? मैं लड़की क्यों हूँ? हाँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्योंकि मैं लड़की थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई ऐसा मोमेंट? ये मैं वर्क प्लेस पे ज़रूर कह सकती हूँ। हालांकि अभी मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, बट मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नहीं, मैंने कई ज़िंदगियों में ऐसा देखा है कि जब एक औरत काम करने कहीं पर जाती है तो कई बार उसको थोड़ा सा प्रमोशन का जब वक्त आता है तो थोड़ा इग्नोर किया जाता है। कई बार जब किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करने का वक्त आता है तो मतलब अवॉइड किया जाता है। या एक ज़रूरी बात बताती हूँ, जैसे आई एम मैरिड, शादीशुदा होने के बावजूद जब आप कहीं जाते हैं और कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे पहला सवाल आपके व्यक्तित्व को नहीं इतना देखा जाता। आपसे पहला सवाल आपकी एबिलिटीज़ या आपकी डिग्रीज़ नहीं पूछी जाती, वो तो उन्हें मालूम ही होती हैं सीवी के ज़रिए। पहला सवाल पूछा जाता है कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई। अच्छा, ये मुझसे पूछा गया, काफ़ी जगह से पूछा गया, क्योंकि और फिर चलिए खैर अगला सीवी में भी जनरली लोग लिखते हैं मैरिड और सिंगल। जब तक सवाल नहीं करते मैं नहीं लिखती हूँ। क्या मतलब है बताने का, मुझे लगता है तो, और इसको बताने से कुछ बदलेगा क्या? हाँ, ये मेरा एक सवाल है। तो जब वो पूछते हैं, पूछा गया, हाल ही में पूछा गया, कुछ महीने पहले कई बार पूछा गया, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे कुछ टाइम पहले, तो हर बार पहला सवाल कि क्या आप शादीशुदा हैं? जी हाँ हूँ। कितने साल हुए हैं शादी? इतने साल हुए हैं। अच्छा, काफ़ी साल हो गए हैं, तो आप तो फैमिली प्लान कर रही होंगी। वो मेरा एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है, तो मैं खैर बताना नहीं भी चाहती, बट क्योंकि वो इंटरव्यू है और वो पूछ रहे हैं तो मैं नकार जाती हूँ किसी तरह की। सर फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो बहुत ही वेग सा आंसर, नहीं कभी तो होगा। तो फिर मेरा सवाल यही रहा, जवाब यही रहा कि सर अब मैं उसके बारे में मतलब हाउ कैन आई स्पीक एट द मोमेंट। तो नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं, तब तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगी। तो ये जो एक तब तो काम नहीं कर पाएंगी वाला नोशन है ना, ये एक गलत नोशन है। ये हॉन्ट करता है। ये सिर्फ हॉन्ट नहीं करना, ये करता, ये एक उनकी धारणा जो है, चाहे मेल्स की है, इवन फीमेल्स की भी होती है जो हाई पोस्ट पे है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स में है ये धारणा। उन्हें लगता है कि जब बच्चा हो जाएगा या जब फैमिली हो जाएगी तो ये कहाँ इतना काम कर पाएगी, मैटरनिटी लीव ले लेगी, या शायद कल को मतलब और लीव लेनी पड़े इसको, बाद में 3-4 साल तक लीव ही लेती रहेगी, तो क्यों हम इसको कोई परमानेंट जॉब दें या क्यों हम इसको हायर करें। मुझे कई जगह से मना कर दिया गया। अच्छा, फिर 1-2 जगह मैंने मैनिपुलेशंस करने की कोशिश की, बट मेरा मन नहीं माना। इवेंचुअली आई टोल्ड देम द ट्रूथ। सो ये एक वक्त था, उस वक्त भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं एक औरत क्यों हूँ। मुझे लगा कि क्या किया जा सकता है जिससे कि ये नोशन बदले। तो शायद अगले इंटरव्यूज़ में मैंने ये बात रखी सामने कि मैरिड हूँ या नहीं हूँ विल नेवर अफेक्ट माई वर्क एफिशिएंसी। तो एक मोमेंट आप मतलब मुझे आपने कहा तो मुझे सडनली ये वाला एक मोमेंट याद आया, जो सबके साथ होता है। मैंने जितने भी लोगों से पूछा जो वर्किंग है उनके साथ होता है। हर एक जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। इस शाम के जरिए जी जो नक्श ने और फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल फाउंडेशन ने कोशिश की है समाज तक एक संदेश पहुंचाने की महिलाओं के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी महिलाओं को भी और पुरुषों को भी? क्योंकि महिलाओं को तो पता ही है कि उनके साथ क्या नाइंसाफियां और उनके किन बदलावों की ज़रूरत है, लेकिन पुरुषों को नहीं पता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? दोनों को मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ पुरुषों का हाथ नहीं होता है महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती है महिलाओं को आगे लाने के लिए। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि अगर आप ये महिला के लिए संदेश रहेगा, अगर आप एक महिला हैं, आपके घर में और महिलाएं हैं जो आपसे छोटी हैं, वो आपकी बेटी हैं या आपकी बहू हैं, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ ख़राब हुआ है तो कम से कम उनके साथ वो ना हो। इससे क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन जो गैप है वो कवर हो जाएगा और धीरे धीरे जिस मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं शायद पहुंच हम ना पहुंचे, हमारी जनरेशन तो पहुंच ही जाएंगी। जी, हम ना पहुंचे, हम नहीं पहुंचने देंगे। इसको बदल के हम ना पहुंचे तो आप पहुंच जाइए, फिर आप अपने लोगों को और आगे पहुंचाइए। इससे ये होगा कि शायद उन गाँवों तक ये बात पहुंच जाएगी जहाँ की औरतें अभी भी चूल्हे में बैठी रहती हैं, अभी भी विधवाओं की शादी दोबारा नहीं होती है, जहाँ सही मायने में फेमिनिज्म को पहुँचना चाहिए, जहाँ अभी भी नहीं पहुँचा है। तो ये एक मेरा संदेश रहेगा महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी। पुरुषों के लिए यही संदेश रहेगा कि ये मैं एक संदेश तो यही है, बट इसको मैं इस तरह से रखती हूँ। कई बार जब
वो ओपीडी में आते हैं महिलाओं को लेके, महिलाओं की समस्या के साथ में, तो वही बोलते रहते हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। मेरे साथ हाल ही में हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये नहीं कह पाएंगी, ये पढ़ी लिखी नहीं है। ये एक पढ़ी लिखी नहीं भी है अगर, लेकिन मुंह में जबान रखती है। जो औरत इतने साल से खाना बना रही है, घर संभाल रही है, क्या वो अपनी ये बात नहीं बता पाएगी कि उसका मन उदास है? सही बात। अगर नहीं बता पाएगी तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आप 20 साल शादी के बाद भी आपकी जो वाइफ है वो इतना नहीं कह पा रही हैं आपके सामने। तो मेरा संदेश यही है पुरुषों के लिए कि उन्हें इतनी जगह दीजिए, उन्हें उतना तो फ्रीडम दीजिए। कपड़े पहनने की बात तो बाद में आती है कि उन्हें क्या पहनने देना है और क्या नहीं, पर इतना फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी बात आपके सामने रख सकें और आपके साथ कहीं जाके किसी और के सामने अपनी बात रखने लायक बन सकें। बहुत ही सशक्त संदेश दिया है डॉक्टर मनीषा शर्मा ने, और उम्मीद करते हैं हम नक्श भी, फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल फाउंडेशन भी, और हमारे इस इवनिंग में आए हुए सभी महिलाओं के साथ साथ हमारे इस एपिसोड को देखने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों से भी हमारी यही उम्मीद है कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे और कम से कम महिलाओं को इंसान होने का हक देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।